days of the International Forum, Hindi session of the International Forum for Promotion of Homeopathy. इस मीटिंग का मैं स्वागत करता हूँ आप सबों का। आज के हमारे गेस्ट जो हैं वो डॉक्टर प्रोफेसर सप्तश्री चौधरी जी हैं, जो कि महेश भट्टाचार्य होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर और एचओडी डिपार्टमेंट है आपको प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के महेश भट्टाचार्य में। इनका काफ़ी अच्छा अनुभव रहा है एज ए फ्रॉम द लेक्चरर, एसोसिएट प्रोफेसर, लीडर से होते हुए, और इनके कई एक एग्जामिनर भी रहे हैं। ये जैसे कि हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटी जो है वेस्ट बंगाल में, वहाँ पर फिर इनके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस भी हैं, एकेडमिक इंचार्ज, सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ स्टडीज। इन्होंने एमडी पास किया है राजस्थान यूनिवर्सिटी से 2007 में, और बीएसएमएस इन्होंने 2003 में किया था। इनके कई एक पब्लिकेशंस हैं जो कि पीयर रिव्यू जर्नल में पब्लिश हुए हैं। तो मैं सबसे जी आज इससे पहले भी आपको याद होगा 3 जनवरी को ईसीजी से रिलेटेड डायग्नोसिस का जो इंटरप्रिटेशन है जो होम्योपैथी के लिए लागू होता है, उसको इन्होंने बताने का प्रयास किया था। आज उसी का यह दूसरा भाग हम लोगों के सामने में बताने जा रहे हैं। तो मैं इसके साथ में समय को नहीं लेते हुए डॉक्टर सप्तश्री जी को आमंत्रित करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो आकर के अपना प्रेजेंटेशन शुरू करें। एंड यू कैन शेयर नाउ सर। डॉक्टर सप्तश्री? Yes, sir. Yeah, you can start, sir. Yes, sir. Is my screen visible, sir? Yes, sir. Yes, sir. Okay, sir. Just a minute. Let me minimize it. लास्ट जो हम लोग का कार्यक्रम था उसमें मैं ईसीजी ये पहले इंग्लिश में बता चुका हूँ, पर क्योंकि मेरा हिंदी इतना फास्ट नहीं है तो मैं थोड़ा धीरे धीरे मैं बोलने की कोशिश किया। आज उसी का जो सेकंड जो पार्ट है उसको हम लोग लेके चलते हैं। तो उस दिन ईसीजी क्या है और किस लिए है, इस बारे में हम लोगों ने बात किए थे। मैं थोड़ा 1-2 स्लाइड पीछे से मैं फिर से शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि ये अगले जो स्लाइड जो अगले भाग में जो आने वाले हैं वो स्लाइड से ये दिन इसका जो सिंक्रोनिसिटी है वो मेंटेन रहेगा। सो हम लोग जैसे बोल रहे थे कि ईसीजी के जो डिफरेंट वेव्स है, वेव्स के बारे में हम लोग बोलने की कोशिश किए थे। नाउ टुडे हम लोग जो बोलेंगे वो है एसटी सेगमेंट के बारे में। हम लोग जानते हैं ईसीजी के ये जो पीक्यूआरएसटी जो सेगमेंट है उसका एसटी सेगमेंट जो है दैट एक्चुअली वी काउंट इट फ्रॉम द एंड ऑफ एस वेव जहाँ पे खत्म होता है वहां से, और टी वेव जहां से शुरू होता है, इनका अंदर बीच वाला जो हिस्सा है उसको हम बोलते हैं एसटी सेगमेंट। और ये एसटी सेगमेंट जो है इट एक्चुअली ये क्या शो करता है, ये शो करता है कि टाइम क्या लिया है इन बिटवीन एक्चुअली द वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, दैट मींस वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन टू वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, दैट मींस क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स एक्चुअली ये शो करता है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन माने कि वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, और टी वेव एक्चुअली इंडिकेट करता है वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। तो इन दोनों का बीच का जो फासला है, इन दोनों का बीच का जो भाग है उसको हम बोलते हैं एसटी सेगमेंट। So that actually indicates the recovery phase after ventricular contraction. Now ये ST segment जो है इसका नॉर्मल क्या है, हम लोग सभी जानते हैं कि ये जो आइसोइलेक्ट्रिक लाइन जो है जिसके ऊपर स्टाइलस ऊपर नीचे मूव करते रहते हैं, और ये जो ग्राफ हम लोग देखते हैं ये ग्राफ बनता जाता है। तो इसमें क्या होता है, जो स्टाइलस है ये आइसोइलेक्ट्रिक लाइन से अगर हम लोग लिम लीड के बात करते हैं, माने कि लिम लीड बेसिकली लिम लीड 1, 2 एंड 3, तो इसमें क्या होता है, और जो एवीआर, एवीएल, एवीएफ है, इसमें क्या होगा कि ये आइसोइलेक्ट्रिक लाइन से अगर ऊपर में डिफ्लेक्शन होगा तो लिम लीड में 1 मिलीमीटर तक अलाउड है, यानी कि एक छोटा सा स्मॉल स्क्वायर जो है इतना तक वो जा सकता है ऊपर में। और चेस्ट लीड में यही एलिवेशन, दैट मींस ये जो लीड है V1 टू V6, इसमें क्या होता है कि ये 2 मिलीमीटर तक ऊपर तक जा सकता है नॉर्मली अलोंग दी वाई एक्सिस। हम लोगों ने सभी ने ग्राफ किए हैं, तो ये ऊपर वाला जो लॉन्गिट्यूडिनल जो एक्सिस है हम लोग उसको बोलते हैं वाई एक्सिस, एंड द हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो है उसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस।
और डिप्रेशन कब बोलेंगे ना, एसटी सेगमेंट ये आइसोइलेक्ट्रिक लाइन से डिप्रेस्ड और यानी कि नीचे की तरफ अगर आएगा, नेगेटिव डिफ्लेक्शन हम लोग जिसको बोलते हैं, ये नीचे की तरफ अगर आएगा तो वो मैक्स टू मैक्स आ सकता है 0.5 मिलीमीटर। ये चेस्ट लीड में भी जो है और लिम लीड में भी, दोनों में ही ये 0.5 मिलीमीटर से नीचे नहीं आएगा। अगर वेरी प्रिसाइज हम लोग अगर इसको बोलेंगे कि इसके ज्यादा अगर नीचे ये आ गया तो हम लोग उसको एसटी डिप्रेशन बोलते हैं। चलिए देखते हैं, ये वाला जो था नॉर्मल। ना इसका एबनॉर्मलिटीज क्या हो सकता है? ये एबनॉर्मलिटीज ये हो सकता है कि एसटी सेगमेंट अगर मान लीजिए लिम लीड में ये 1 मिलीमीटर के ज्यादा ऊपर में चले गए आइसोइलेक्ट्रिक लाइन से, या चेस्ट लीड में जो है 2 मिलीमीटर तक ये जाना इसका अलाउड है, और उससे ज्यादा अगर ये चले गए तो हम लोग उसको बोलते हैं एसटी सेगमेंट एलिवेशन। बहुत सारा चीज याद में रखने नहीं है, मगर जो चीज हम लोगों को याद में रखना चाहिए, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं कि डे टू डे रेगुलर होम्योपैथिक प्रैक्टिस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर्स जो है उसके बारे में बात कर रहे हैं। हम लोगों को ये तीन चीज थोड़ा हम लोग को ये छूटना नहीं चाहिए। बेसिकली द फर्स्ट वन जो है एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, ये छूटना नहीं चाहिए। हम लोगों को याद रहना चाहिए कि अगर एसटी एलिवेशन है, जिसको हम बोलते हैं एसटी एलिवेटेड मायोकार्डियल इन्फार्क्शन और STEMI, ये एक बहुत खतरनाक एक एक्यूट डिजीज कंडीशन है। अगर हम लोग सभी जानते हैं कि फर्स्ट 1 आवर इज गोल्डन आवर, क्योंकि ये अगर 1 आवर के अंदर में उनको अगर चिकित्सा शुरू कर दिया जाएगा तो एटलीस्ट हम लोग रेफर भी कर दे तो उसका चिकित्सा अगर शुरू हो जाएगा तो उसका जो मायोकार्डियल डैमेज का जो चांसेस है वो बहुत कम हो जाता है और पेशेंट का लाइफ सेव हो जाता है। सो एसटी एलिवेशन अगर है, पहले हम लोगों को रूल आउट करना है कि एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन तो नहीं है। दूसरा वाला जो चीज है जिसमें ऐसा एसटी एलिवेटेड हो सकता है वो है पेरिकार्डाइटिस, दैट इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेरिकार्डियम, एंड ऑल्सो इन केस ऑफ वेंट्रिकुलर एन्यूरिज्म। तो ये तीन चीज हम लोगों को याद रहना चाहिए एसटी एलिवेशन के बारे में। ना एसटी डिप्रेशन के बारे में हम लोग जब बात किए, हमने बोला कि ये जो नीचे की तरफ यानी कि आइसोलेट्रिक लाइन से जो नीचे तक आएगा तो 0.5 मिलीमीटर यानी कि हाफ स्मॉल स्क्वायर तक वो नीचे तक आ सकता है। उसका ज्यादा अगर नीचे आ गया तो हम लोग फिर वी वुड हैव अ डाउट कि इसमें कि एसटी डिप्रेशन तो ये नहीं है। एसटी डिप्रेशन अगर है तो दो तीन चीज हम लोगों को याद में रखना चाहिए और हम लोगों को कॉशियस रहना चाहिए कि एसटी एलिवेशन जैसे मायोकार्डियल इंफार्क्शन में होता है, नॉन एसटी एलिवेटेड मायोकार्डियल इंफार्क्शन भी होता है। ये नॉन एसटी एलिवेटेड मायोकार्डियल इंफार्क्शन, ये चीज हम लोगों को भूलना नहीं चाहिए। ज्यादातर हम बोलते हैं एसटी डिप्रेशन अगर है तो वहां पे कोई इश्केमिक कोई चेंजेस हो रहा है, इसके लिए हो रहा है, इश्केमिक हार्ट डिजीज है, आईएचडी है, उसमें हो रहा है। मगर एक चीज हम लोग बोलते हैं एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, जिसमें दो चीज आ जाता है। एक है हम लोग जिसको बोलते हैं दिस एक्चुअली दिस मायोकार्डियल इस्कीमिया, और जिसमें एंजाइनल पेन होता है जिसको हम बोलते हैं अनस्टेबल एंजाइना। सो एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम में एक आ जाता है अनस्टेबल एंजाइना, दूसरा वाला आ जाता है एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। ये दोनों में ही नॉन एसटी एलिवेटेड मायोकार्डियल इन्फार्क्शन और नॉन STEMI, ये दोनों में ही एसटी सेगमेंट डिप्रेस्ड होता है। मगर दोनों का अंतर हमें क्या करना है, अगर कोई आदमी आ रहा है और कोई भी पेशेंट हम लोगों के पास आ रहा है ऐसे चेस्ट पेन लेके ऑब्वियसली, और उसका अब अगर हम उसी टाइम ECG निकाल रहे हैं और इसमें ये एसटी डिप्रेशन आ रहा है, तो हमको एक चीज करना है कि अगर ये जो पेन है हम लोग का अगर ये हंच है कि ये हो सकता है कि नॉन एसटी एलिवेटेड MI, इसको देखने के लिए हम लोगों को उसका ब्लड का एक टेस्ट करना चाहिए। उसके हम लोग जो करते हैं वो ट्रोपोनिन T करते हैं, मगर मोर स्पेसिफिक है ट्रोपोनिन I। और ट्रोपोनिन T किट बाजार में अवेलेबल है। हम ट्रोपोनिन T किट अगर एक टेस्ट कर लेते हैं, अगर उसमें वो पॉजिटिव आ गया तो हम लोग श्योर हो जा सकते हैं कि ये नॉन एसटी एलिवेटेड मायोकार्डियल इंफार्क्शन है। CPK-MB बोल के एक टेस्ट है, मगर मोस्ट सोफिस्टिकेटेड टेस्ट इज ट्रोपोनिन I एंड ट्रोपोनिन T। तो हम कर सकते हैं और उससे हम पेशेंट का जान बचा सकते हैं। क्योंकि अगर हम लोग मान लीजिए एक आदमी आ गया और उसके क्या हो गया, उसका एसटी डिप्रेशन है और उसका चेस्ट पेन हो रहा है, और हमने बोल दिया कि ये तो आपका ये एंजाइनल पेन हो रहा है, ये अनस्टेबल एंजाइना है। अगर हम लोग लेकिन गलती से ये नॉन एसटी एलिवेटेड MI को अगर मिस कर गए तो पेशेंट का जान का खतरा हो सकता है। तो एसटी सेगमेंट डिप्रेशन जिसमें हो सकता है, वन फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रिमेम्बर
ये मायोकार्डियल इश्कीमिया में हो सकता है, जिसके हम बोला कि नॉन एसटी एलिवेटेड मायोकार्डियल इंफार्क्शन। ये डिजिटल इसका इफेक्ट में पहले ज्यादा होता था, अभी तक डिजिटल इफेक्ट इतना होता नहीं है, तो फिर भी याद रखना चाहिए। कोई कोई ड्रग्स है जो इसका डेरिवेटिव है, उसमें भी आ जाता है ऐसे। नाउ सब एंडोकार्डियल मायोकार्डियल इंफार्क्शन में वेंट्रिकुलर स्ट्रेन पैटर्न में भी ऐसे एसटी डिप्रेशन होता है, मगर उसमें टी का भी एक चेंज होता है, वो हम बाद में आएंगे। और हाइपोकैलेमिया में भी ऐसे हो सकता है। तो इस इन इन सारे चीजों में ये मायोकार्डियल इंफार्क्शन जो हम बोल रहे हैं बार बार, नॉन एसटी एलिवेटेड एमा, ये वाला चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। Now, next is we are coming to T wave. T wave actually shows the ventricular repolarization, यानी कि ventricular contraction होने के बाद now ventricular relaxation और ventricular dilatation हो रहा है इस टाइम में। और टी वेव को हमें हमें याद रहना चाहिए कि टी वेव अपराइट रहता है लीड 1, लीड 2, एवीएफ, V3, V4, V5 और V6 में। और नॉर्मली ये इन्वर्टेड रहता है एवीआर में। और वेरिएबल होता है फिर लीड 3, AVL, V1 एंड V2। हमें ये ऊपर वाला दो चीज याद रखना चाहिए कि ए टी वेव जो है ये अपराइट रहता है, जो हम लिम लीड बोलते हैं, स्टैंडर्ड लिम लीड 1, स्टैंडर्ड लिम लीड 2। और ऑगमेंटेड जो लिम लीड है उसमें AVF में। और चेस्ट लीड जो है V3 से V6 तक ये अपराइट रहता है, और इन्वर्टेड एवीआर में रहता है। एंड ये टी वेव का कुछ एबनॉर्मलिटीज हम लोग अगर अगर हम लोग को मिल गया, हम लोग अगर ECG में दिख गए, तो हम लोग कुछ कुछ डिजीज कंडीशन का इंटरप्रेट कर सकते हैं। अगर हम देख रहे हैं कि ये टी वेव जो है टी वेव इन्वर्टेड है, मतलब कि टी वेव नीचे की तरफ आ रहा है एसटी सेगमेंट से, नीचे की तरफ, मतलब कि नेगेटिव डिफ्लेक्शन में अगर आ रहा है, और वो टी वेव जो है उसका दोनों ही बाहें एकदम वो सिमेट्रिकल है, तो ये इंडिकेट करता है कि मायोकार्डियल इंफार्क्शन। सो मायोकार्डियल इंफार्क्शन के लिए हम लोगों ने ऑलरेडी बोल दिया, एसटी सेगमेंट एलिवेटेड हो सकता है, एसटी सेगमेंट डिप्रेस्ड हो सकता है, टी वेव इन्वर्शन भी हो सकता है। टी वेव, अगर टी वेव डाउन नीचे की तरफ आ रहा है और नेगेटिव अगर डिफ्लेक्शन हो रहा है, और ऐसा है कि सिमेट्रिकली इन्वर्टेड टी वेव है, तो भी ये इंडिकेट करता है कि मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो सकता है। Now, inverted T wave also they may be found in case of left ventricular hypertrophy with strain pattern। उसमें लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हम आते हैं, उसमें लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी किसमें मिल जाता है, उसके संग संग ये टी वेव का एक्सचेंज होता है। टी वेव डिप्रेस्ड होता है, मगर उसमें क्या होता है, टी वेव का जो डिप्रेशन होता है उसका जो वो उसका एक अपवर्ड कॉन्वेक्सिटी रहता है, ठीक है। तो उसको लेफ्ट वेंट्रिकुलर स्ट्रेन पैटर्न में हम बोलते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकुलर स्ट्रेन पैटर्न। कॉरोनरी इंसफिशियंस में भी इंसफिशियंसी में भी होता है, दैट मीन्स अगेन इश्केमिक कंडीशन में होता है, एंड डिजिटल इफेक्ट जो हमने ऑलरेडी बोल चुके हैं। नाउ अपराइट एंड पॉइंटेड टॉल टी वेव, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड देयर, हाइपोकैलेमिया, इन केस ऑफ हाइपरकैलेमिया ये ऊपर तक आ जाता है, ऊपर में आ जाता है, मतलब कि ये अपराइट टॉल टी वेव इंडिकेट्स हाइपरकैलेमिया, यानी कि पोटेशियम अगर आपका कॉन्सेंट्रेशन उसका ज्यादा हो गया सीरम में। ये और भी इंडिकेट करता है एसटी एलिवेटेड मायोकार्डियल इंफार्क्शन, एंड आल्सो इन केस ऑफ प्रिंस मेटल एंजाइना, वेसोस्पेस्टिक एंजाइना जिसको भी हम बोलते हैं। फीमेल में ज्यादा होता है, मॉर्निंग में होता है, आप लोगों को मालूम है। नाउ देयर बाइफेजिक टी वेव समटाइम्स क्या होता है, ये बाइफेजिक टी वेव इंडिकेट करता है कि इसको हम बोलते हैं वेल्स सिंड्रोम, जिसमें क्या होता है कि स्टेनोसिस होता है प्रॉक्सिमल, जो लेफ्ट एंट्रियर डिसेंडिंग कोरोनरी आर्टरी जो है, अगर उसमें कोई स्टेनोसिस आ गया तो उसमें वो थोड़ा बाइफेजिक टी वेव हमको दिख जाता है। यहाँ पे बाइफेजिक टी वेव देखिए, बीचों बीच में यहाँ पे इसका तस्वीर है, ये इसको हम बोलते हैं बाइफेजिक टी वेव, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं इससे। नाउ आगे जाने से पहले हम थोड़ा ये वॉल जो इन्वॉल्वमेंट हम लोग जैसे बोलते हैं, ECG का जो जो लीड से, उस लीड से कैसे हम लोगों को कौन सा वाला वॉल हार्ट का इन्वॉल्व हुआ है कैसे पता चलेगा, तो इसका जो मोस्ट सिंपलेस्ट जो वर्शन है वो ये है। एंटीरियर वॉल का अगर कोई इंफॉर्मेशन हमें चाहिए, तो हम देखेंगे लीड 1 में विथ और विदाउट लीड 2, दैट इज स्टैंडर्ड लिम लीड 1 एंड स्टैंडर्ड लिम लीड 2। पोस्टरी इंफीरियर वॉल अगर हम देखना चाहते हैं, तो हम लोग देखेंगे लीड 3 को, AVF को विथ और विदाउट लीड 2। अगर सेप्टल वॉल के बारे में हमें जानना है, तो हम देखेंगे लीड 3 में V3 एंड V4, दैट मीन्स चेस्ट लीड। लैटरल वॉल के बारे में अगर हम लोग को जानना है, तो हम देखेंगे इन V5 एंड V6। नाउ इन दोनों के जोड़ के ऐसे एंटेरोसेप्टल वॉल कहाँ पे मिलेगा, लीड 1, V3 और V4 विद और विदाउट लीड 2।
anterolateral wall in lead 1, V5, V6 with or without lead 2, and posterolateral wall in lead 2, lead 3, AVF and V6। तो ये बहुत सिंपल सा है, बहुत सहज से हम लोग इसको याद रख सकते हैं, तो ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा आप लोग। और ईसीजी का जो चेंजेस, जो मायोकार्डियल इंफार्क्शन के बारे में हम बोल रहे थे, इसको थोड़ा इतना ज्यादा क्लैटर नहीं करके हम थोड़ा इसमें जाते हैं कि ये वाला जो है, अगर आप देखेंगे ये सीरीज में दिया हुआ है एक मायोकार्डियल इंफार्क्शन में कैसे एसटी एलिवेटेड, एसटीईएमआई हम जिसको बोलते हैं, वो कैसे आते हैं पहले फर्स्ट नंबर वाला जो है वो है नॉर्मल, जैसे ईसीजी हम देखते हैं उसका क्यू वेव और एस वेव और एसटी सेगमेंट, इसको देखिए जरा गौर से। ये एक्यूट मायोकार्डियल इंफार्क्शन में, एसटी एलिवेटेड मायोकार्डियल इंफार्क्शन में देखिए यहाँ पे एसटी सेगमेंट जो है ये एक बैग एकदम ऊपर की तरफ चला गया, ठीक है, आइसोइलेक्ट्रिक लाइन से ये बहुत ऊपर की तरफ चला गया, ठीक। और रिसेंट ऑनसेट, दैट मीन्स अगर ये एक्यूट कंडीशन और उसके कुछ घंटे बाद अगर हम देखेंगे तो देखिए देखिए 24 आवर्स के अगर बाद देखेंगे तो देखिए क्यू वेव जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है। हम लोगों ने डिस्कस किया है क्यू वेव एक स्मॉल स्क्वायर, दैट मीन्स ये जो है 1 मिलीमीटर के, ये अगर 2 मिलीमीटर तक नीचे की तरफ आ सकता है चेस्ट लीड में, अगर ये 2 से ज्यादा आ गया तो हम उसको बोलते हैं कि डीप क्यू वेव है। तो ये जो क्यू वेव जो है, ये क्यू वेव नीचे की तरफ आ रहा है और एसटी सेगमेंट देखिए ऊपर की तरफ गया है और टी वेव नीचे की तरफ फिर से ये हो रहा है। अगर ये कुछ घंटे के बाद है, एंड देन आफ्टर 72 आवर्स ये रिसेंट वाला टू जो है, रिसेंट टू, ये देखिए 72 आवर्स इसके बाद देखिए क्यू वेव कितना डीप क्यू वेव यहाँ पे बन गया। उसके बाद एसटी सेगमेंट एलिवेटेड एंड टी वेव को देखिए, टी वेव फॉर्मेशन, ये टी वेव का जो डिप्रेशन जो है, टी वेव का डिप्रेशन यहाँ पे आ रहा है। और आफ्टर सम ड्यूरेशन, दैट मीन्स विद इन अ वीक अगर हम, या आफ्टर 7 डेज अगर हम देखेंगे सम ड्यूरेशन में, देन वहाँ यहाँ पे देखिए ये जो है डीप क्यू वेव यहाँ पे फॉर्म कर गया और वहाँ पे जो टी वेव है उसका जो सिमेट्रिकल, जो दो बाहें जो है वो सिमेट्रिकल है और टी वेव इन्वर्टेड है। और ये ओल्ड एमआई, ओल्ड एमआई को जरा गौर से देखिएगा। ओल्ड एमआई में देखिए वो पहले जैसा जो पी क्यू आर एस टी सब आ गया, मगर क्यू वेव जो है, वो जो डीप क्यू वेव जो है, डीप क्यू वेव यहाँ पे रह गया। तो अगर हम लोगों के पास अगर कोई आदमी आता है उस जिसके हाथ में एक ईसीजी हो और ईसीजी में अगर और कुछ पता नहीं चल रहा है मगर कि क्यू वेव जो है, क्यू वेव डीप क्यू वेव अगर है, तो वो इंडिकेट करता है कि उस आदमी को पहले मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो चुका है। तो ये एक हम लोगों का बहुत इंफॉर्मेशन ये देने के लिए बहुत ये चीज़ है। मगर ये एक्यूट और रिसेंट ऑनसेट जो है ये हम लोगों को याद रहना चाहिए, क्योंकि अगर कोई आदमी आ रहा है चेस्ट पेन एंड हैविंग एन ईसीजी विद दैट काइंड ऑफ मैनिफेस्टेशन, सो वी मस्ट डायग्नोज दैट केस एन एक्यूट एमआई और अ रिसेंट ऑनसेट एमआई, सो दैट वी कैन रिफर द पेशेंट टू द हॉस्पिटल एज सुन एज पॉसिबल। नाउ आगे बढ़ते हैं। एक एक्यूट मायोकार्डियल इंफार्क्शन में जो हमने जैसे बोला है, एक होता है कि इसको बोलते हैं सब एक्यूट मायोकार्डियल इंफार्क्शन। एंड सब एक्यूट मायोकार्डियल इंफार्क्शन में क्या होता है, ये रिसेंट ऑनसेट या सम टाइम ऑनसेट वाला जो ईसीजी हमने अभी देखा है मायोकार्डियल इंफार्क्शन में, वो बहुत पहले से ही वैसा रहता है, पीछे में जा रहा है। ये देखिए रिसेंट ऑनसेट में जो जैसे जो इसका जो चेहरा जो है, ठीक, और समटाइम्स ड्यूरेशन में जैसे चेहरा, ये पहले से ही इसका ये चेहरा रहता है। अगर वो चेस्ट पेन में लेकर आ रहा है और पहले से ही वैसा चेहरा अगर उसके पास है, तो हम उसको बोलते हैं कि सब एक्यूट मायोकार्डियल इंफार्क्शन के। यहाँ पे देखिए V3, V4, V2, V3, इसमें V1, ये जो चीज है यहाँ पे यहाँ पे देखिए एसटी सेगमेंट जैसे, एंड देन V4, V5, इन V5 में देखिए, V6 में देखिए, यहाँ पे देखिए ये V5, V4, V3, इसमें क्या होता है, ये एसटी सेगमेंट जो है ये ऊपर की तरफ जा रहा है। और V2, V3 में ज्यादा, V1 में देखिए ये टी वेव नीचे की तरफ फॉर्म कर रहा है और डीप क्यू वेव यहाँ पे फॉर्म किया गया है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज सब एंडोकार्डियल मायोकार्डियल इंफार्क्शन। ये वेरिएशन है। पहले अगर हम लोगों का ये पता चल गया कि एसटी एलिवेशन है, डीप क्यू वेव फॉर्मेशन कर रहा है, या एसटी डिप्रेशन है। एसटी डिप्रेशन अगर है तो उसमें हमको ट्रोपोनिन आई टेस्ट करना है। ये थोड़ा चीज अगर याद में रहेगा तो इट विल बी वेरी इजी for you to diagnose the cases. Now, subendocardial infarction, and this is a condition where actually we get
नॉन एसटी एलिवेटेड मायोकार्डियल इंफार्क्शन, एज आई ऑलरेडी टोल्ड। इसमें क्या होता है, स्टीप एसटी डिप्रेशन होता है। एसटी डिप्रेशन 3 मिलीमीटर के ज्यादा हो सकता है। डीप एंड पॉइंटेड एंड यूजुअली सिमेट्रिकल टी वेव, जैसे हमने बोला है पहले दिखाए हुए हैं वैसा ही टी वेव रहता है। एंड यूजुअली सब एंडोकार्डियल जो मायोकार्डियल इंफार्क्शन जो हम बोलते हैं, उसमें ये एबनॉर्मल क्यू वेव नहीं रहता है। तो यहाँ पे एक चीज हो गया कि एस टी एलिवेटेड एमआई जो है उसमें डीप क्यू वेव फॉर्मेशन कर सकता है, मगर नॉन एस टी एलिवेटेड मायोकार्डियल इंफार्क्शन अगर है और वो सब एंडोकार्डियल अगर इंफार्क्शन है, तो उसमें एबनॉर्मल क्यू वेव नहीं भी मिल सकता है। ठीक है, मगर उसमें क्या होगा, एस टी सेगमेंट डिप्रेशन ज्यादा होगा। और मायोकार्डियल इंफार्क्शन है या एंजाइनल पेन है, अनस्टेबल एंजाइना है, उसे उसे डिफरेंशिएट करना है ट्रोपोनिन टी या ट्रोपोनिन आई इस टेस्ट से। नाउ दिस सबएंडोकार्डियल इंफार्क्शन, ये इसका जो एक ईसीजी का वेरिएशन हमने यहाँ पे दिखाया है। अगर इसको अगर आप गौर से देखेंगे, लीड टू लॉन्ग लीड टू एकदम नीचे वाला जो है, अगर उसको देखेंगे, या आप V5 V6 को अगर आप देखेंगे गौर से, और वहां पे देखिए लीड 1 और लीड 2, अगर उसको आप देखेंगे तो देखिए वो एंटीरियर वॉल में भी है और लैटरल वॉल में भी है। सो एंट्रोलैटरल वॉल जो है उसका ये मायोकार्डियल इंफार्क्शन यहाँ पे हुआ है, और ये एसटी डिप्रेशन वाला है। सो एंड सो, और इसमें क्या होता है कि ये जो डीप क्यू वेव यहाँ पे नहीं मिल रहा है, मगर आपको एसटी डिप्रेशन मिल रहा है। और टी वेव भी आपको यहाँ पे इन्वर्शन मिल रहा है वो नीचे की तरफ। सो इन्वर्टेड टी वेव इसमें मिल रहा है, तो ये सब एंडोकार्डियल मायोकार्डियल इंफार्क्शन है। Another thing is that subepicardial infarction। सब एपिकार्डियल इंफार्क्शन में क्या होता है, ये जो एसटी सेगमेंट जो है, यहाँ पे देखिए एसटी सेगमेंट यहाँ पे एलिवेशन हुआ है, मगर क्यू वेव यहाँ पे फॉर्मेशन नहीं हुआ है। मैंने पहले बोला था कि एसटी सेगमेंट एलिवेटेड, एसटीईएमआई में एसटी सेगमेंट एलिवेटेड होगा, और उसके संग संग क्या होता है, क्यू वेव, डीप क्यू वेव फॉर्मेशन करता है। डीप क्यू वेव बाद में भी रह जाता है ओल्ड एमआई पता चलने के लिए। मगर अगर ये जो वेरिएशन है, ये अगर सब एपिकार्डियल इंफार्क्शन है, तो उसमें ये क्यू वेव जो है, पैथोलॉजिकल क्यू वेव, वो नहीं मिलता है। और उसमें क्या मिलता है, वहां पे एसटी सेगमेंट फिर वहां से एलिवेशन में ये आ जाता है। ठीक है, एंड इट मे बी later on, इट मे बी ऑल्सो accompanied with टी वेव चेंजेस, बट ये आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, मगर ये एसटी सेगमेंट एलिवेशन अगर है तो वो हमें देखना है। तो लगभग मोटा मोटा हम लोग क्या बात समझ में आ गए कि एसटी सेगमेंट अगर ज्यादा एलिवेटेड है या एसटी सेगमेंट अगर ज्यादा नॉर्मल से डिप्रेशन है, दो, और उसके संग संग अगर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, समटाइम्स नहीं भी रहता है, क्योंकि ये मायोकार्डियल इंफार्क्शन का जो पेन है, एक होता है कि उसमें मायोकार्डियल इंफार्क्शन का कोई पेन नहीं रहता है, जिसको हम बोलते हैं साइलेंट मायोकार्डियल इंफार्क्शन। जो लोग डायबिटीज, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज में जो लोग सफर करते हैं, उसको ये इसका जो पेनलेस एमआई होने का चांस बहुत ज्यादा है। और देखिएगा बहुत सारे आपने सुना होगा, कोई कोई ऐसा होता है कि नींद के अंदर ही चल बसे, मैसिव मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो गया था, कोई कोई भी दर्द या कुछ आवाज भी नहीं निकाले, क्योंकि इसका साइलेंट मायोकार्डियल इंफार्क्शन होता है। और इस ये ज्यादातर ही होता है जो लोग का, ये जो एल्डरली बुजुर्ग लोग होते हैं, और जिसका क्या होता है, जिसका अगर अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है तो उसमें ज्यादा होता है। तो अगर नॉर्मल से एलिवेशन है या डिप्रेशन है, तो छोटा सा एक टेस्ट करना है कि ये ट्रोपोनिन टी, ट्रोपोनिन आई, ये हम लोग को देख लेना है एक बार, क्योंकि लाइफ इज मोर प्रेशियस देन मनी इटसेल्फ। एंड उसके संग संग और एक चीज आप यहाँ पे बोलना है कि ज्यादातर ये जो माइक्रोल इंफार्क्शन का जो सिम्टम जो है, वो ज्यादातर ये ऐसे पेन जैसे नहीं आता है। कोई कोई आदमी, मोस्ट ऑफ द पीपल, 90% केसेस, मोस्ट ऑफ द पीपल, एल्डरली पीपल, वो उसको ये बोलता है कि डॉक्टर साहब हमको गैस हो गया, खाने के बाद पछता नहीं है, गैस हो जा रहा है, और गैस के मारे से हमें ऐसा पेन हो रहा है, और एंटासिड खा लेते हैं तो ठीक हो जाता है। मगर उन लोग वो बेचारे आदमी को पता नहीं चलता है कि वो मायोकार्डियल, वो जो एंजाइना, अनस्टेबल एंजाइना भी हो सकता है। तो इसलिए अगर कोई भी आदमी ऐसे बोल रहा है कि रेट्रोस्टार्नल अगर पेन है या हेवीनेस फीलिंग है, या एज इफ आई एम हैविंग गैस ऐसे बोल रहे हैं, अगर उसका कोई क्लिनिकल हिस्ट्री ऑफ सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज मेलाइटस और डिस्लिपिडेमिया और हाइपरटेंशन, और उसका फैमिली में अगर ऐसा कुछ है, तो प्लीज उसका ईसीजी में अगर ऐसा चेंजेस है, तो ट्रोपोनिन टी, ट्रोपोनिन आई, ये करना मत भूलिएगा। नाउ इंट्राम्यूरल एमआई और एक चीज है जिसको हम बोलते हैं इंट्राम्यूरल एमआई। सो इंट्राम्यूरल एमआई इज कैरेक्टराइज्ड बाय, that is immediately after an acute cardiac pain, a significant Q wave, यहाँ पे देखिए significant Q wave है, and there is no significant changes in the ST segment or T wave। तो इसमें क्या है, ये जो ये सब उसका जो सिंपल चीज था उसका थोड़ा वेरिएशन है। इसमें एसटी सेगमेंट इसका एलिवेशन नहीं है, मगर पैथोलॉजिकल क्यू वेव फॉर्म कर गया।
सो अगर ऐसा पैथोलॉजिकल क्यू वेव मिल रहा है, एसटी सेगमेंट एलिवेशन नहीं हो रहा है, तो ये इंट्राम्यूरल मायोकार्डियल इन्फाक्शन भी हो सकता है। तो अगर क्यू वेव भी 2 स्मॉल स्क्वायर से नीचे तक आ गया, 2 मिलीमीटर से नीचे आ गया, तो हम लोग उसको पैथोलॉजिकल क्यू वेव बोलते हैं। अगर पैथोलॉजिकल क्यू वेव मिल रहा है तो भी ये मायोकार्डियल इन्फाक्शन हो सकता है। मैं इसके ऊपर ज्यादा जोर दे रहा हूँ क्योंकि ये हम लोगों का एक लाइफ सेविंग जो चीज है। तो अगर हम लोग इसको गौर से अगर इसको याद रखेंगे, अगर गौर से इसको देखेंगे, तो हम लोग बहुत सारा आदमी का जान बचा सकते हैं। नाउ ओल्ड माइक्रोल इन्फॉक्शन एज ए, हमने जैसे आपको बोल दिया है, सिग्निफिकेंट एब्नॉर्मल क्यू वेव इज देयर, आइसोलेट्रिक एसटी सेगमेंट मोस्ट ऑफ द टाइम, एंड नॉर्मल और बाइफेजिक और फ्लैटेंड और इन्वर्टेड टी वेव। सो टी वेव का बहुत सारा वेरिएशन इसमें हो सकता है, मगर ये डीप क्यू वेव जो है, ये डीप क्यू वेव अगर है तो उसको हम, ये लीड 2 में अगर आप देखेंगे, लीड 3 में अगर आप देखेंगे गौर से, तो देखिए इसमें आपको एवीएफ में अगर देखिए तो डीप क्यू वेव यहाँ पे मिल जाएगा आपको। ठीक है। नो ना, वेंट्रिकुलर एन्यूरिज्म का एक बात है। वेंट्रिकुलर एन्यूरिज्म ये अगर ईसीजी में अगर ऐसे होता है कि फीचर्स ऑफ एक्यूट एमआई जो हमने ऑलरेडी बोल चुका है कि प्रोमिनेंट क्यू वेव अगर उसमें है, और एलिवेटेड एसटी सेगमेंट अगर उसमें है, और टी वेव का इन्वर्शन है इवन आफ्टर फ्यू मंथ्स और ईयर्स, ओके, देन अगर उसका एक्यूट एमआई का हिस्ट्री है और उसके बाद भी अगर कुछ महीने बाद आ रहा है, या कुछ फ्यू से 8 और 12 वीक्स, और उसके बाद अगर वो आ रहा है, उसको जो ईसीजी का जो चेंज है वो अभी तक वैसे ही प्रोमिनेंट क्यू वेव, एलिवेटेड एसटी सेगमेंट, टी वेव अगर इन्वर्शन ये वहां पे है, तो हम सोच सकते हैं कि ये आदमी का जो है वेंट्रिकुलर एन्यूरिज्म में बी सस्पेक्टेड ना। अगर आज इस टाइम में क्या है, इकोकार्डियोग्राफी आ गया बहुत सारा, एम मोड का भी, बी मोड का भी बहुत सारा इकोकार्डियोग्राफी आ गया है अब, तो उसमें बहुत इजीली पता चल जाता है। मगर मान लीजिए अगर कोई इकोकार्डियोग्राफी नहीं किया है, अगर उसका एमआई का, और या एमआई भी पता ही नहीं है उनका, ऐसा कोई चीज में कभी तकलीफ हुआ था, दर्द हुआ था, और उसके बाद उन्होंने अभी ईसीजी किया और बाद में वो आ रहा है, क्योंकि हम लोगों के पास बहुत सारा इकोनॉमिक जो कंडीशंस का पीपल, जो आदमी है वो आते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि कोई वाला आदमी है अगर, तो उसने उस टाइम में ईसीजी किया है और बाद में फिर ईसीजी किया है, वो डॉक्टर भी ठीक से नहीं दिखाया, अगर वो आ रहा है और उसके संग ईसीजी में अगर आपको ऐसा रिसेंट इसे वो पहले 2-3 महीना पहले ऐसा हुआ था, अभी आपका ईसीजी में ऐसा चेंज अगर मिल रहा है, तो don't forget the ventricular aneurysm, so go for a echocardiography if possible. Now, corrected QT segment is not that very important, but okay, let us discuss. ये Q corrected QT interval मतलब कि Q से आप from the beginning of the QRS complex to up to the end of the T wave, ये total ventricular जो फिनोमेना है ये इसको दिखाता है, अर्थात कि इसका मतलब यह है कि वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन, और इसका एक फॉर्मूला है, उसके हम क्यूटीसी को अब हम लोगों को पता चलता है, क्यूटीसी इज इक्वल टू, एक्चुअली रूट ओवर में आता है Q2T, एंड ये इसको छोड़िए, इसको अगर इसको ज्यादा ये करने का बात नहीं है, मगर ये टोटल वेंट्रिकुलर फिनोमेना दिखाता है, ये याद रखने से चलेगा। नाउ ना क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को थोड़ा यहाँ पे हमें गौर से देखना है। ना क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है, ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में इसको हम हर एक लीड में ये पी क्यू आर एस टी अगर है कि नहीं है वो हमें देखना है। पहले दफा हम पहले जो भाग किए थे उसमें हम बोल के आए हैं। सो ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का अगर आप चेस्ट लीड में अगर देखिएगा, तो ये V1 से अगर V6 तक आप देख रहे हैं, तो देखिए उसका एक मॉर्फोलॉजिकल पैटर्न का चेंज होता है कि V1 और V2 में देखिए एस वेव ज्यादा डीप है, वो आर वेव इतना टॉल नहीं है, और V3 V4 में अगर आप देखेंगे तो इसमें आर वेव और एस वेव लगभग एक ही तरह का होगा, और V5 V6 में अगर आप जाएंगे तो देखिएगा कि आर वेव यहाँ पे बहुत टॉल हो गया और एस वेव शैलो हो गया, डीप नहीं है। तो ये जो ट्रांजिशन जो हो रहा है, ये ट्रांजिशन V3 V4 में हो रहा है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं ट्रांजिशनल लीड। और V1 V2 के हम लोग बोलते हैं राइट वेंट्रिकुलर या चेस्ट लीड, एंड V5 V6 को हम बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकुलर चेस्ट लीड। नाउ ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में अगर इसको हम अगर हम देखेंगे, ये जो ड्यूरेशन ऑफ द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स ड्यूरेशन अगर हम देखेंगे, तो एक एक्सिस में अगर देखेंगे, तो ये लीम लीड में नॉर्मल ड्यूरेशन जो हम बोलते हैं ये 0.12 सेकेंड है, मतलब कि 3 स्मॉल स्क्वायर तक ये जा सकता है। अगर ये वाला जो ड्यूरेशन अगर बढ़ गया,
तो क्या होता है, जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में एक नॉच फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे पी वेव के बारे में हम लोग ने बोला था कि अगर एक्स एक्सिस में पी वेव का अगर ड्यूरेशन ज्यादा हो रहा है तो उस टाइम में क्या होता है, वो इसका एक नॉच फॉर्मेशन करता है। उसी तरह यहाँ पे भी एक नॉच फॉर्मेशन करता है। और ये जो हम लोग ने क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का ऊपर वाला जो हिस्सा है, टॉप वाला जो हिस्सा है आर वेव, वो आर आर डैश, ये इसको फॉर्म करता है। ये अगर ऐसे ये फॉर्म करेगा तो ये कुछ इंफॉर्मेशन हम लोग को देता है कि अगर ये अलोंग द एक्स एक्सिस इफ इट इज मोर देन 0.12 सेकंड, ये होता है कि ये कंप्लीट बंडल ब्रांच ब्लॉक में हो सकता है। वेंट्रिकुलर और सुप्रा वेंट्रिकुलर एक्टोपिक बीट अगर फॉर्मेशन कर रहा है तो उसमें ये हो सकता है विथ एबरेंट कंडक्शन ऑब्वियसली। इन केस ऑफ वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम, जिसको हम बोलते हैं डब्ल्यूपीडब्ल्यू सिंड्रोम, और वेंट्रिकुलर एक्साइटेशन सिंड्रोम हम लोग बोलते हैं, उसमें ये हो सकता है। और वेंट्रिकुलर एबरेशन में हो सकता है। आगे आइए थोड़ा गौर से इसको देखते हैं कि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स अगर एक्स एक्सिस में इसका अगर प्रॉब्लम हो रहा है और ज्यादातर ड्यूरेशन लगा रहा है, तो ऊपर वाला जो V1 देखिए, ऊपर वाला जो ईसीजी का जो चेंजेस है उसमें देखिए पी वेव दिख रहा है। उसके बाद देखिए ये ऊपर क्यू के बाद ये ऊपर से जा रहा है, वो आर फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, वो एम शेप का एक क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रहा है। और इसका ये जो दोनों पिक है उसको हम आर आर डैश पैटर्न बोलते हैं। ये आर आर डैश पैटर्न अगर ऐसे है तो ये अगर मिल रहा है आपको ईसीजी में, तो आप निश्चिंत हो जाइए कि वहां पे बंडल ब्रांच ब्लॉक है। अगर ये आर आर डैश पैटर्न आपको V1 या V2 में मिल रहा है तो ऑब्वियसली आप बोल सकते हैं कि ये है राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक। अगर यही चीज आर आर डैश पैटर्न अगर आपको मिल रहा है V5 V6 में, तो आप उसको बोल सकते हैं कि लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक। ना ये लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक या राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक जो है, इसको अगर फिर उसके उसके बाद में बोलते हैं कि कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है। ये एक चीज आता है कि कंप्लीट राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक है या इनकम्प्लीट राइट बंडल ब्रांच बंडल ब्रांच ब्लॉक है। तो हम लोगों को फिर से वो देखना है कि lead 1, 2 and 3, that means स्टैंडर्ड limb lead 1, स्टैंडर्ड limb lead 2 एंड स्टैंडर्ड limb lead 3। अगर उसमें क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है वो अगर वाइड है, यानी कि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वो लीड 1, लीड 2 और लीड 3 में अगर देखा जाए तो अलोंग द एक्स एक्सिस तीन जो स्मॉल स्क्वायर है और 3 मिलीमीटर से ज्यादा वाइड है, तो हम ये बोल सकते हैं कि बंडल ब्रांच ब्लॉक जो है वो कंप्लीट है। अगर वो उतना वाइड नहीं है तो हम उसको बोलते हैं इनकम्प्लीट बंडल ब्रांच ब्लॉक। So if the duration of the QRS complex in standard limb lead in bundle branch block is less than 0.12 second, that means 3 small square, the BBB is incomplete. But if it is more than 0.12 second, it is said complete. Okay. Now QRS complex का और एक चीज हम बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं आर्बोराइजेशन ब्लॉक और इंट्रावेंट्रिकुलर कंडक्शन डिफेक्ट। सो इंट्रावेंट्रिकुलर कंडक्शन डिफेक्ट में क्या होता है, ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का जो ही वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है, ये स्टैंडर्ड लीड्स में तो मिल जाता है, मगर ये जो V1 V2 या V5 V6 में यहाँ पे ये डेफिनेट पैटर्न ऑफ आरबीबीबी या एलबीबीबी नहीं मिलता है। तो क्या हो रहा है, लीड 1, लीड 2, लीड 3, इसमें क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वाइड हो रहा है। मगर ये पहले जैसे हमने बोला कि आर आर डैश पैटर्न जो मिलता है V1 V2 में या V5 V6 में, ये आर आर डैश पैटर्न आपको नहीं मिल रहा है वहां पे, चेस्ट लीड में नहीं मिल रहा है। सिर्फ स्टैंडर्ड लिम लीड जो है उसमें आपको ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वाइड मिल रहा है, तो उसको हम बोलते हैं कि आर्बोराइजेशन ब्लॉक और इंट्रा वेंट्रिकुलर कंडक्शन डिफेक्ट। नाउ एम्पलीट्यूड ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है, यानी कि आर वेव जो है, इसके ये कितना ऊपर तक जाता है आइसोइलेक्ट्रिक लाइन से, इसके हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड एबनॉर्मलिटी ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। इसका दो तरह का चीज होता है, वन इज लो वोल्टेज पैटर्न होता है और एक वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफिक पैटर्न आता है। तो लो वोल्टेज पैटर्न में किया जाता है, इफ द टोटल एम्पलीट्यूड ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स is 5 millimeter or less in standard limb lead, मतलब limb lead 1, limb lead 2 और limb lead 3। ओके, अगर इसमें ये सम टोटल ऑफ द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स हम लोग तीन करके लेते हैं, PQRST 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 ऐसे लेते हैं एक लीड में। तो अगर इसका सम टोटल ऑफ द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स एम्पलीट्यूड इज लेस देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू 5 मिलीमीटर, देन वी से इट्स अ लो वोल्टेज पैटर्न। और ये लो वोल्टेज पैटर्न हमको कहाँ पे मिल जाता है, पहले नॉर्मल को समझ लीजिए। नॉर्मल किस में मिल जाता है कि बहुत सारा ओबेज अगर पेशेंट हमारे पास आ गया तो इसमें लो वोल्टेज पैटर्न मिलता है, और ये लो वोल्टेज पैटर्न उसमें होता है, ये नॉर्मल वेरिएशन है। मगर कुछ सीओपीडी का अगर पेशेंट है, सीओपीडी में भी हम लोगों का ऐसा
हार्ट का छोड़ के हम बोल रहे हैं कि सीओपीडी में जो पेशेंट है उसको भी ऐसे लो वोल्टेज पैटर्न मिलता है। और अगर मान लीजिए कोई आदमी का अगर पेरिकार्डियल इफ्यूशन अगर है या कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस है, ये तो बहुत दूर का बात है, मगर जो जो चीज हम लोगों को मिलता है यहाँ पे, देखिए सीओपीडी वाला आदमी या ओबेसिटी वाला आदमी हम लोगों को ज्यादातर मिल जाता है, तो उसमें ये लो वोल्टेज पैटर्न हो सकता है। तो ओबेसिटी में और सीओपीडी में तो ऑब्वियसली हार्ट का कोई तकलीफ नहीं है, मगर हार्ट का जो तकलीफ होता है जिसमें लो वोल्टेज ईसीजी पैटर्न मिलता है वो पेरिकार्डियल इफ्यूशन होता है, कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस में मिलता है। डिफ्यूज कॉरोनरी आर्टरी डिजीज है जो उसमें मिलता है। डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी जिसको डीसीएम बोलते हैं उसमें मिलता है। और अगर ग्रॉस मायोकार्डियल डैमेज अगर हो गया है तो उसमें मिल सकता है। और यहाँ पे मिक्सिडिमा एक एंडोक्रिनल ऐसा डिजीज कंडीशन है, आप जानते हैं थायराइड के, इसलिए सो मिक्सिडिमा में भी लो वोल्टेज ईसीजी पैटर्न मिल रहा है। तो अगर हम लोगों के पास पेशेंट आ रहा है उसका लो वोल्टेज ईसीजी पैटर्न अगर मिल रहा है, तो पहले नॉर्मल जो है उसको हटाइए, और उसके बाद जो मोस्ट कॉमन जो आदमी का डिजीज होता है वहां से जो लेस कॉमन कंडीशन है उसको आप सोच सकते हैं। वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफिक पैटर्न जो है ये दो तरह का होता है, वन इज लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफिक पैटर्न, वन इज राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफिक पैटर्न। ये हमें थोड़ा गौर से फिर से देखना है कि हाइपरट्रोफिक पैटर्न अगर पता चल जाता है तो हम लोग प्रॉपर केयर ले सकते हैं पेशेंट को। क्योंकि बहुत सारा टाइम ऐसा होता है कि हाइपरटेंशन है और अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन है, पेशेंट को पता नहीं है, और उसके बाद उसका कॉन्सेंट्रिक एलवीएच होता है हो गया है, और उसके बाद कुछ तकलीफ है इसीलिए ईसीजी करवा के लाए हैं और आपके पास दे रहे हैं कि डॉक्टर साहब देखिए क्या है। सो लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफिक पैटर्न में अगर आप थोड़ा याद फरमाइएगा तो मैंने कुछ मिनट पहले मैंने बोला कि लीड अगर चेस्ट लीड में V1 से अगर आप V6 तक अगर आप क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को देख रहे हैं, तो V1 में क्या होता है नॉर्मली जो एस वेव जो है ये इसका ये डिप्रेस्ड होता है, ये इस वेव ज्यादातर डिप्रेस्ड होता है, और आर वेव इतना टॉल नहीं होता है V1 V2 में। V3 V4 में ये लगभग एस और आर एक ही तरह का आ जाता है, और V5 V6 में अगर आप जाएंगे तो वहां पे टॉल आर वेव मिलेगा और एस वेव शैलो मिलेगा, इतना ज्यादा डीप नहीं मिलेगा। अगर मान लीजिए यही जो नॉर्मल है इसका थोड़ा अगर मोर एग्जेजरेट कर दे तो क्या होगा, भी वेव में अगर आप V1 में आपको बहुत डीप एस वेव मिल रहा है या V2 में बहुत डीप एस वेव मिल रहा है, और V5 और V6 में अगर बहुत टॉल आर वेव मिल रहा है, ऐसा है कि एस ऑफ V1 उसको अगर हम नीचे की तरह काउंट करेंगे प्लस माइनस छोड़ के जस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू अगर काउंट करेंगे, तो एस ऑफ V1 प्लस आर ऑफ V5, अगर ये हम दोनों इसका जो समेशन है अगर ये 35 मिलीमीटर से ज्यादा है या 35 मिलीमीटर या उससे ज्यादा है, मोर देन इक्वल टू, तो हम बोल सकते हैं कि लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफिक पैटर्न ये है। ठीक है। V2 V6 को हम लेते हैं इट्स मोर देन इक्वल टू 40, बट नंबर वन जो पहले ऊपर में दिया हुआ है वही सबसे ज्यादा मिलता है और वही मोस्ट कॉमनली मिलता है, और वही मच इजियर टू डायग्नोस्ट इफ दैट एस ऑफ V1 एंड आर ऑफ V6 इज मोर देन इक्वल टू 35 मिलीमीटर। और इसके संग संग एक चीज हम लोगों ने आपको मैंने आपको बोले थे कि ये ले एक्सेस डिवीजन के बारे में शायद हमने बोले हैं आपको, लेफ्ट एक्सेस डिवीजन अगर ये है इज मोर देन -30 डिग्री। और वेंट्रिकुलर एक्टिवेशन टाइम, यानी कि अगर ये क्यू वेव के ऊपर अगर आप एक परपेंडिकुलर लाइन ऊपर की तरफ खींच रहे हो और उस लाइन से ये आर वेव का जो टिप है इसका जो डिस्टेंस है इसको हम वेंट्रिकुलर एक्टिवेशन टाइम बोलते हैं। इफ इट इज मोर देन 0.04 सेकेंड इन V5 एंड V6, दैट इंडिकेट्स एक्चुअली लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफिक पैटर्न। और इसे छोड़ के अगर हम हमें बोलना है तो हम बोलेंगे कि R in AVF is more than 21 millimeter और R in AVL more than 13 millimeter, but these are all very cumbersome thing to I mean memorize. So the easiest thing is S of V1 and R of V5 more than equal to 35. Ventricular activation time in V5 V6 is more than 0.04 second, and if this is a left axis division, अगर आप लीड 1 और लीड 3 को अगर आप देखेंगे, लीड 1 हम लोगों का लेफ्ट, ये अगर ये हम लोग को बोलते हैं वो लीड 1 में देखिए टॉल आर वेव है और लीड 3 में डीप एस वेव है। तो रूल ऑफ थंब में क्या करते हैं हम, लेफ्ट हैंड को अगर आप मान लीजिए आपका आपका ये है लीड 1 है, और राइट आर्म को आप मान लीजिए कि आपका लीड 3 है, और दोनों को एक ही आइसोइलेक्ट्रिक लाइन में रखिए। एंड इफ the left arm, that means R of your this standard limit 1 is going away from your body, and the right thumb
or right hand is as the S wave is coming downward towards your body, so that means your left hand is dominant, so left axis division. I think I have discussed this thing vividly in my first lecture, so I'm not going into that thing. Okay, now right ventricular hypertrophy. Now, since my sorry, pardon me, since my Hindi is not very strong, so that's why I think you might have some difficulty to understand this thing. But if you have any kind of problem, please contact me without hesitation, and I'll try my level best to make you understand. Now, राइट वेंट्रिकुलर जो हाइपरट्रॉफी जो है, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी में क्या होता है, ये जो नॉर्मल वेरिएशन था वी, पहले देखिए ये यहाँ पे V1, इस स्लाइड में आप V1 V2 को देखिए और V5 V6 को देखिए। मान लीजिए अगर ये V5 V6 को हम उठा के V1 V2 में डाल दे, और V1 V2 में जो है उसको अगर उठा के मैं V5 V6 में डाल दूं, तो जो जैसा शेप आएगा वो अगर ऐसा चीज अगर चेंज है तो उसको हम राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफिक पैटर्न बोल सकते हैं। यानी कि R में R of V1 is more than 12 millimeter with deep S wave in V5 and V6. Well, R is at least 80% or equal or more than S in V1, provided the R has at least traveled 7 millimeter. Okay, अगर ये है, if there is a right axis division, या लीड 1 को देखिए और लीड स्टैंडर्ड लिम लीड 3 को देखिए, ये राइट एक्सिस डिवीजन दिखा रहा है, ठीक है। डीप एस वेव है लीड 1 में और टॉल आर वेव है लीड 3 में, सो इट एक्चुअली इंडिकेटिंग राइट एक्सिस डिवीजन। And if the ACE is deeper than R in lead 1, standard limb lead 1, lead 2, and lead 3 in case of children, and in case of infant and upright T wave in V1, ये 4 और 5 नंबर वाला जो किस्सा है, अगर उसको अगर छोड़ेंगे तो हम ये बोलेंगे कि पहला जो 3 चीज है इसको याद रखिए, और ये याद रखिए कि नॉर्मली V1 V2 में जैसे मिलता है और डीप एस वेव और शैलो आर वेव मिलता है, ये चीज अगर और नॉर्मली V5 V6 में टॉल आर वेव मिलता है और शैलो एस वेव मिलता है, ये चीज अगर वो अपना पोजीशन अगर चेंज कर ले, ऐसा एक ईसीजी मिल गया, तो उसमें ये हो सकता है कि ये राइट एक्सिस राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी का एक ईसीजी हो सकता है। नाउ देयर आर ओवरलोडिंग पैटर्न्स ऑफ वेंट्रिकल। पहले हम लोग जैसे बोलते हैं तो वो ओवरलोडिंग पैटर्न जो है इसका दो तरह होता है, एक सिस्टोलिक ओवरलोडिंग होता है, एक डायस्टोलिक ओवरलोडिंग होता है। ना ये सिस्टोलिक ओवरलोडिंग में कैसे ये इसको पता चलेगा, लेफ्ट वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक ओवरलोडिंग और राइट वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक ओवरलोडिंग। तो ओवरलोडिंग अगर है तो उसमें हाइपरट्रॉफिक पैटर्न तो रहेगा ही रहेगा। सो हाइपरट्रॉफिक पैटर्न का जो हम लोगों ने डिस्कस किया वो जो चीज है वो वहां पे रहेगा। सो फीचर्स ऑफ एलवीएच विद डिप्रेस्ड एसटी सेगमेंट, थोड़ा याद पे जोर डालिए। कुछ मिनट पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था एसटी सेगमेंट डिप्रेशन के बारे में, और डिप्रेस्ड एसटी सेगमेंट विथ एन अपवर्ड कॉन्वेक्सिटी। अगर ये एसटी सेगमेंट डिप्रेस्ड हो रहा है और इस डिप्रेशन के जब हो रहा है उसका एक अपवर्ड कॉन्वेक्सिटी अगर उसमें है, और अगर इन्वर्टेड टी वेव है, कहाँ पे है, V5 V6 में, क्योंकि ये ऑब्वियसली लेफ्ट वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक ओवरलोडिंग पैटर्न है, तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर इंफॉर्मेशन तो हम लोगों को V5 V6 से ही मिलेगा, क्योंकि वो लेफ्ट वेंट्रिकुलर चेस्ट लीड है इसलिए। तो अगर फीचर्स ऑफ LVH with depressed ST segment which has an upward convexity and inverted T wave in V5 and V6, that indicates left ventricular systolic overloading pattern. राइट वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक ओवरलोडिंग पैटर्न कैसे पता चलेगा कि ये राइट वेंट्रिकल का इंफॉर्मेशन हमें V1 और V2 से मिलता है, तो ऑब्वियसली V1 V2 की तरफ हम देखेंगे और वहां पे ऑब्वियसली इन्वर्टेड टी वेव मिलेगा, जैसे यहाँ पे V5 और V6 से मिल रहा था। और क्या है, फीचर्स ऑफ आरबीएच और राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफिक पैटर्न जो हमने बोला है अभी, उसका जो पैटर्न है वो वहां पे मिलेगा। उसके संग संग डिप्रेस्ड एसटी सेगमेंट होगा, मगर इस एसटी सेगमेंट में वैसे अपवर्ड कॉन्वेक्सिटी के ये बात मगर नहीं है। ये अपवर्ड कॉन्वेक्सिटी अगर रहेगा डिप्रेस्ड एसटी सेगमेंट के संग, उसको हम बोलते हैं कि स्ट्रेन पैटर्न है, वेंट्रिकुलर स्ट्रेन पैटर्न है। ओके, नाउ अगर आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, अगर V5 V6 के यहाँ पे अगर देखेंगे तो देखिए यहाँ पे अगर V1 की तरफ देखेंगे और V5 की तरफ देखेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि, और लीड 1 और लीड 3 की तरफ अगर देखेंगे तो देखिए लीड 1 में टॉल आर वेव है, लीड 3 में डीप एस वेव है, ये इंडिकेट कर रहा है लेफ्ट एक्सिस डिवीजन है।
ये V1 का जो एस का जो डेप्थ है और V5 का आर का जो टॉलनेस है, ये अगर आप समीशन करेंगे तो 35 से ज्यादा होगा। तो ये लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफिक पैटर्न आपको मिल गया। उसके बाद देखिए ये यहाँ पे टी वेव इन्वर्टेड है, और एसटी सेगमेंट जो है ये डिप्रेस्ड है, और एसटी सेगमेंट जो डिप्रेशन हो रहा है एसटी सेगमेंट का एक देखिए अपवर्ड एक कॉन्वेक्सिटी है। सो ये पता चलता है कि इसमें ये कहाँ पे है, ये लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफिक पैटर्न है, और इसमें एक ओवरलोडिंग सिस्टोलिक ओवरलोडिंग पैटर्न यहाँ पे है। एंड दिस इज फाउंड इन केस ऑफ सिस्टमिक हाइपरटेंशन एंड इन केस ऑफ aortic stenosis also। उसके बाद हम लोग चले आते हैं, ये सिस्टोलिक ओवरलोडिंग पैटर्न की हम बात कर रहे थे। ये यहाँ पे देखिए, अगर आप V1 और V2, पहले चलिए ये लीड 1 और लीड 3 को देखिए। लीड 1 में डीप एस वेव है, लीड 3 में टॉल आर वेव है। ये राइट एक्सिस डिवीजन दिखा रहा है यहाँ से V1 की तरफ, और V2 की तरफ देखिए, और V5 और V6 की तरफ देखिए। देखिए V1 V2 में तो नॉर्मली एस जैसे रहता है, टॉल आर वेव तो नहीं रहता है, डीप एस वेव रहता है। वो उसका पैटर्न जो है वो चेंज हो गया है। जो V1 V2 में दिखा रहा है वो एक्चुअली V5 V6 में नॉर्मली हमको देखने मिलता है। और V5 V6 में यहाँ पे अगर थोड़ा देखिएगा तो इतना टॉल आर वेव नहीं है, मगर डीप एस वेव ज्यादा है V6 में। ठीक है, और देखिए वहां पे V1 में एसटी सेगमेंट डिप्रेस्ड है और टी वेव इन्वर्टेड है। ठीक है, तो ये जो है चीज है, ये इसको दिखा रहा है कि ये जो ये वाला चीज है, ये सिस्टोलिक ओवरलोडिंग पैटर्न है, इसके राइट वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक ओवरलोडिंग पैटर्न। ये हमको मिलता है इसमें पाल्मोनरी स्टेनोसिस एंड पाल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन जो है, इसमें ये ज्यादातर ही मिलता है। उसके बाद हाउ टू डायग्नोज द डायस्टोलिक ओवरलोडिंग पैटर्न इन केस ऑफ वेंट्रिकल, वो तो हम लोग सिस्टोलिक ओवरलोडिंग पैटर्न के बारे में बात कर रहे थे। फिर आगे हम लोग का डायस्टोलिक ओवरलोडिंग पैटर्न। नाउ डायस्टोलिक ओवरलोडिंग पैटर्न में क्या होगा, ये ओवरलोडिंग पैटर्न मतलब उसमें हाइपरट्रॉफी तो रहेगा ही रहेगा। तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर डायस्टोलिक ओवरलोडिंग पैटर्न मतलब उसमें लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी रहेगा। राइट वेंट्रिकुलर डायस्टोलिक ओवरलोडिंग पैटर्न मतलब फीचर्स ऑफ आरवीएच और राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, जो उसका जो पैटर्न हमने बोला है वो रहेगा। इसके बाद क्या होता है, वहां पे एसटी सेगमेंट डिप्रेस्ड हो रहा था, और ये लेफ्ट वेंट्रिकुलर डायस्टोलिक ओवरलोडिंग पैटर्न में ये प्रोमिनेंट एंड अपराइट टी वेव आपको मिल रहा है। कहाँ पे ना V5 V6 में, क्योंकि V5 V6 चेस्ट लीड वो है जो लेफ्ट वेंट्रिकल का इंफॉर्मेशन देता है। पी माइट्रिल इस में भी प्रेजेंट समटाइम्स, पी माइट्रिल इसमें मिल सकता है। पी माइट्रिल मतलब नॉच्ड पी वेव। ओके, पहले हम लोग पी वेव के बारे में जब डिस्कस किया वो हम लोग बता चुके हैं। एंड दिस काइंड ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकुलर डायस्टोलिक ओवरलोडिंग पैटर्न आपको मिल जाता है कहाँ पर न, ये एओर्टिक रिगार्जिटेशन में। इन केस ऑफ माइट्रल रिगार्जिटेशन में ये लेफ्ट वेंट्रिकुलर आपको डायस्टोलिक ओवरलोडिंग पैटर्न मिल जाता है। राइट वेंट्रिकुलर डायस्टोलिक ओवरलोडिंग पैटर्न जो है, इसमें फीचर्स ऑफ आरवीएच के साथ कंप्लीट और इनकम्प्लीट राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक ये मिल जाएगा। जो हमने अभी अभी आपको बोला है बंडल ब्रांच ब्लॉक, दैट मीन्स आर डैश पैटर्न आपको मिल रहा है कहाँ पर, ये राइट वेंट्रिकुलर जो चेस्ट लीड है, दैट मीन्स V1 और V2 में ये मिलेगा। और ये कंप्लीट और इनकम्प्लीट तभी हम बोलेंगे, कंप्लीट बोलेंगे अगर लीड 1 और स्टैंडर्ड लिम लीड 1 2 3 इसमें अगर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वाइड है तो। अगर ये वाइड नहीं है तो हम इनकम्प्लीट बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। उसके बाद ये देखिए लेफ्ट वेंट्रिकुलर डायस्टोलिक ओवरलोडिंग पैटर्न। यहाँ पे देखिए लेफ्ट वेंट्रिकल के अगर अगर आप देखेंगे ये लीड 1 और लीड 3 को देखिए। लीड 1 में टॉल आर वेव है, लीड 3 में डीप एस वेव है। ये इंडिकेट कर रहा है कि लेफ्ट एक्सिस डिवीजन है। V1 V2 में देखिए, V1 में इतना डीप एस वेव है और V5 में इतना टॉल आर वेव है। अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये 35 से ज्यादा होगा। और यहाँ पे देखिए ये अपराइट एंड पॉइंटेड टी वेव है इन V5 V6 में। अगर अब देखेंगे तो ये इंडिकेट कर रहा है लेफ्ट वेंट्रिकुलर डायस्टोलिक ओवरलोडिंग पैटर्न इसमें है। और सो डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्सिस ऑफ द हार्ट, ये एक्सिस के बारे में थोड़ा बात कर ले। वो पहले मैंने बोल रहा था कि लेफ्ट एक्सिस डिवीजन राइट एक्सिस डिवीजन। सो एक्सिस डिवीजन जो है ये लेफ्ट एंड राइट दोनों का तरह का एक्सिस डिवीजन होता है। ये हेक्साएक्सियल रेफरेंस सिस्टम हम लोग इसको बोलते हैं। इसमें हम थोड़ा ज्यादा नहीं जाएंगे। तो रूल ऑफ थंब जो है वो रूल ऑफ थंब हम बोलना चाहेंगे। रूल ऑफ थंब में हम जो बोलते हैं कि लेफ्ट आर्म अगर आपको पकड़ लीजिए, आप दोनों ही, इजी इज दैट, आप मान लीजिए आप दोनों दोनों हाथ अपने सामने रखिए, और लेफ्ट हैंड आपका जो है उसको आप मान लीजिए ये है आपका लीड 1, और राइट हैंड जो है आप मान लीजिए इसको लीड 3। नाउ ये दोनों ही हाथ एक ही पैरेलल रखिए, और
नाउ क्यू ये जो लीड वन जो है उसका जो आर वेव और एस वेव देखिए, अगर आर वेव टॉल है तो आपका लेफ्ट आर्म आपके बॉडी से दूर जाएगा, और अगर एस वेव डीप है लीड वन में तो आपका जो हैंड है वो आपके बॉडी के तरफ आएगा, ठीक है। और लीड थ्री, क्योंकि आपका दाहिना हाथ है, अगर इसमें टॉल आर वेव है तो वो आपसे बॉडी से दूर जाएगा, अगर डीप एस वेव है तो आपका बॉडी के तरफ आएगा। तो अगर जो हाथ आपका बॉडी से दूर जा रहा है वो आपका डोमिनेंट होगा। तो आप अगर ऐसे थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आप इजीली आप बोल सकते हैं कि कौन सा वाला हैंड डोमिनेंट है, ये लेफ्ट हैंड वाला डोमिनेंट है या राइट हैंड वाला डोमिनेंट है। जैसे कि मान लीजिए अगर हम पीछे में चलते हैं, आई डोंट नो व्हाई द स्क्रीन इज नॉट गोइंग बैक। ये नॉर्मल एक्सेस जो बोलते हैं, ये इसको इसको ले लीजिए। लीड वन, मान लीजिए आपका लीड वन आपका लेफ्ट आर्म है, लीड थ्री आपका राइट आर्म है, ठीक है। दोनों को एक ही लेवल में पैरेलली रखिए। देखिए लीड वन में क्या है, आर वेव टॉल है, मतलब कि आपका लेफ्ट हैंड जो है आपका बॉडी से दूर जाएगा। और लीड थ्री को देखिए, ये लीड थ्री आइसोलेट्रिक लाइन में से क्या होगा, आपका राइट हैंड आपके बॉडी के तरफ आएगा, क्योंकि डीप एस वेव है तो आपका बॉडी के तरफ आ रहा है। तो कौन सा वाला हाथ आगे है, लेफ्ट वाला आपका जो हाथ है वो आगे है। सो इट्स अ लेफ्ट एक्सिस डिवीजन। अगर 2-3 दिन ऐसे प्रैक्टिस करेंगे ईसीजी में देख के तो आप फिर देख के ही आप बोल देंगे कि ये लेफ्ट या राइट एक्सिस डिवीजन है। अगर आपको सही तरीके कितना डिग्री में ये डिवीजन है अगर निकालना है, तो फिर ये हिक्स एक्सियल जो रेफरेंस सिस्टम जो है, इसको आपको ये आपको ये काम में आएगा। ये आप बेहतर पढ़ सकते हैं, क्योंकि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब, आई मीन एटलीस्ट फॉर मी इन हिंदी, since I am not here doing any kind of board work or anything else. So it's a bit difficult for me. ये देखिए लीड वन और लीड थ्री, इसको देखिए, ये मेरा अक्षमता है, प्लीज मुझे माफ कीजिएगा। ये लीड वन और लीड थ्री को देखिए, लीड वन और लीड थ्री में मान लीजिए लीड वन आपका अगेन आपका बायां हाथ लीड वन है, आपका दायां हाथ लीड थ्री है। देखिए दोनों आइसोलेट्रिक लाइन में रखिए। अब अगर इसमें देखिए लीड वन में कौन सा डोमिनेंट है, एस डोमिनेंट है, मतलब कि आपका बायां हाथ आपका शरीर के तरफ आएगा, और आपका दाहिना हाथ देखिए ये टॉल आर वेव आपका शरीर से दूर जा रहा है। तो कौन सा वाला हैंड डोमिनेंट हो गया, आपका दाहिना हैंड डोमिनेंट हो गया। सो इट्स अ राइट एक्सिस डिवीजन। सो इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड इन दैट वे। सो हियर इन दिस थिंग, ये जो ईसीजी है इसमें देखिए, इसमें देखिए लीड थ्री जो है उसमें टॉल आर वेव है और लीड वन में डीप एस वेव है, तो ये टॉल आर वेव ज्यादा है। सो इट्स अ राइट एक्सिस डिवीजन। सो व्हाट आर द कॉजेज ऑफ कि राइट एक्सिस डिवीजन जो है इसको उसका कारण क्या होता होता है, ये कौन सा कारण से ये होता है। तो नॉर्मल, पहले ये नॉर्मल को हमें पकड़ना है, क्योंकि नॉर्मल अगर नहीं जानेंगे तो हम डिजीज डायग्नोसिस में लग जाएंगे। सो मैं पहले तो नॉर्मल को हटाना है, क्योंकि ये राइट एक्सिस डिवीजन जो है नॉर्मली हमको चिल्ड्रन में और बहुत टॉल एडल्ट जो है, तो है ना, जो फास्फोरस वाला अगर आदमी आ गया आपके पास है, तो टॉल एडल्ट में या चिल्ड्रन में ये नॉर्मली ये राइट एक्सिस डिवीजन वाला पैटर्न आपको मिल जाएगा। मगर डिजीज कंडीशन में किसको मिलेगा, मान लीजिए किसकी ये राइट एक्सिस डिवीजन आप थोड़ा अगर याद कीजिएगा तो मैंने आपको बोला है कि राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी में राइट एक्सिस डिवीजन मिलता है और लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी में लेफ्ट एक्सिस डिवीजन मिलता है। सो राइट एक्सिस डिवीजन अगर मिल रहा है तो इसमें राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होने का चांस है। तो ऑब्वियसली राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी अगर हो रहा है तो क्या किस लिए होगा। अगर मान लीजिए किसी की कोई आदमी ये पाल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन हो रहा है, कि या किसी को सीओपीडी है जिसको ये तो ज्यादा होता है, कॉर पाल्मोनरी उसके बाद हो रहा है, ये लेफ्ट पोस्टीरियर वेसिकुलर ब्लॉक है या डब्ल्यूपीडब्ल्यू सिंड्रोम है, या एंटेरोलैटरल वॉल ऑब्वियसली लैटरल वॉल आपको मालूम होना चाहिए, हमने डिस्कस किए हैं कि V5 V6 लैटरल वॉल बोलते हैं और एंटीरियर वॉल लीड वन विदाउट लीड टू। अगर यहाँ पे अगर एसटी डिप्रेशन या एसटी एलिवेशन ऐसा कुछ मिल रहा है यहाँ पे आपको, या डीप क्यू वेव मिल रहा है, तो एंटेरोलैटरल वॉल एमआई आपका हो गया। सो नॉर्मली इन चिल्ड्रन एंड टॉल एडल्ट हम लोगों को राइट एक्सिस डिवीजन मिलता है। राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी में, सीओपीडी में, लेफ्ट पोस्टीरियर फेसिकुलर ब्लॉक में, डब्ल्यूपीडब्ल्यू सिंड्रोम में या एंट्रोलैटरल वॉल एमआई में भी मिलता है, ठीक है। सो राइट एक्सिस डिवीजन, मगर मोटा मोटा ये याद रखिए कि इसमें सीओपीडी और ये राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी ये दोनों के संग नॉर्मल चिल्ड्रन और टॉल एडल्ट ये याद रखिए, क्योंकि बाद बाकी जो है इसके लिए और बहुत सारा इंफॉर्मेशन है जहां से आप ये लास्ट वाला 3 डायग्नोसिस आप कर सकते हैं। नाउ लेफ्ट एक्सिस डिवीजन, यहाँ पे देखिए लीड वन देखिए, लीड थ्री देखिए, लीड वन में आपका टॉल आर वेव है और लीड थ्री में देखिए आपका डीप एस वेव है। तो अगर आप दोनों आर्म आपके बॉडी के सामने पैरेलल रखें आइसोलेट्रिक लाइन में इमेजिनरी,
देखिए तो आपका लेफ्ट बाइना हाथ क्या हो रहा है, आर ओ वेव टॉल है तो आपका शरीर से दूर में जा रहा है, और लीड 3 में देखिए आपका दाहिना हाथ क्या हो रहा है, डीप एस वेव है तो आपका शरीर की तरफ आ रहा है, तो कौन सा डोमिनेंट हो गया, लेफ्ट वाला आपका जो हैंड है वो डोमिनेंट हो गया, सो इट्स अ लेफ्ट एक्सिस डिवीजन। और सो लेफ्ट एक्सिस डिवीजन अगर हम देखेंगे तो किस में ये लेफ्ट एक्सिस डिवीजन मिलता है, फिर से एक बार ये याद करना है कि नॉर्मली हम लोग को कहाँ पे मिलता है, नॉर्मली ये लेफ्ट एक्सिस डिवीजन अगर मिल जाता है कोई भी आदमी का, अगर ये पेट जो है ये अगर ये बड़ा है, ठीक है ना, मतलब कि मान लीजिए नॉर्मली कैसे प्रेगनेंसी में होता है, ओबीज पेशेंट में अगर होता है, या एसाइटिस में होता है, या एब्डोमिनल डिस्टेंशन में होता है, हम लोग ने सर्जरी में पढ़े थे कि 5F, जो 5F का जो फॉर्मूला है अगर उसमें वो लगा लीजिए, अगर अगर वो है तो ये कार्डियक कंडीशन छोड़ के ये प्रेगनेंसी और ओबेसिटी ये जो नॉर्मल कंडीशन में उसमें भी ये लेफ्ट एक्सिस डिवीजन आपको मिल सकता है। और डिजीज कंडीशन ये डॉक्टर मान साहब, लीजिए एसआईटीसी है या एब्डोमिनल डॉक्टर डिस्टेंशन है। शास्त्री, ये सर। डॉक्टर साहब, ये सर सर। अब समय पूरा हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके 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 सर, ओके सर। सो लेट मी डू वन थिंग, ये pause share, yeah, okay sir, I have paused. Sir, can you hear me? Stop sharing. ये सर, Yes. कितने बच्चे हैं आपके स्लाइड? और और बहुत सारे हैं सर, मोर देन 30-40। तो इसका थर्ड पार्ट कर लेंगे ना? हाँ कोई बात नहीं है, कर सकते हैं। थर्ड पार्ट कर लेंगे, ओके, हाँ हाँ क्योंकि हाँ अब हाँ समय हम ठीक। लोग का हो गया है। हाँ हम लोग हाँ। को इंग्लिश सेशन वाले वेट कर रहे हैं, ओके तो ओके, नो ध्यान प्रॉब्लम सर, नो रहेगा। प्रॉब्लम सर। और थर्ड पार्ट पे कंक्लूडिंग कर लीजिएगा पूरा, है हाँ ना? ठीक है सर। जी, तो मैं डेट आपसे बात करके ले लूंगा थर्ड पार्ट के लिए। ठीक है सर, ठीक है सर। ये ईसीजी पर आपके बहुत अच्छा है, और जो लोग ध्यान से सुन रहे होंगे, क्योंकि ये सीरियस मैटर है, अगर ध्यान से सुनने के बाद ही इसका थोड़ा सा समझ में आएगा, और इसको सिम्टोमेटिकली रिलेट करने का जरूरत पड़ेगा। सिम्टोमेटिकली रिलेट करना इसमें जरूरी होगा, और ये कर करके ही आप इसमें कर सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर सप्तरी ने बड़ा अच्छा एक एक पॉइंट को लेकर के हर एक स्टेप्स पर इन्होंने काफी अच्छा समझाया है। ये हम लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं समझता हूँ कि और किसी के पास में कोई प्रश्न है, क्योंकि अब समय हम लोग का समाप्त हो चुका है, और इस पर अगर और कोई चर्चा करनी होगी तो हम लोग थर्ड पार्ट में भी कर लेंगे। आज के दिन के लिए क्योंकि अब समय नहीं है, तो हम लोग इसको, और कोई किसी को कमेंट्स करना है तो बताइए। बट इट वाज ए वेरी वंडरफुल सेशन। आपने समझाने का भी तरीका बहुत अच्छा है, और आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है। मैं समझता हूँ कि हम लोग इसके साथ में इस मीटिंग को अ, और किसी से कोई सवाल नहीं आ रहे हैं। So I think we have to close down and Hindi session, or now we are transferring the session to English session, and Dr. Dhanesh is there, and I request him to take over the time now. So this